शुभ संध्या। आइए आज हम देखते हैं अपना अगला चैप्टर कथन और तर्क। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आम जिंदगी में हम लोग कभी कभी कुछ समस्याओं कुछ उलझनों में फंस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम राय लेते हैं लोगों से कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कदम उठाना चाहिए जिससे यह समस्या हल हो जाए। तो उसी जगहों पे बात आती है कि तर्क की। कुछ लोगों का तर्क सकारात्मक स्थिति में होता है, कुछ लोगों का तर्क नकारात्मक स्थिति में होता है। अब उसमें हमको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा तर्क ठोस है या सशक्त है और कौन सा तर्क ठोस या सशक्त नहीं है बल्कि कमज़ोर तर्क है। और इसको पहचानने के लिए हमको पहले यह जानना होगा सशक्त तर्क कहते किसे हैं और कमज़ोर तर्क कहते किसे हैं। जब हम इस चीज़ को पहचान जाएंगे तो हम उस समस्या या उस कथन के अनुसार यह डिसाइड कर पाएंगे कि फला तर्क हमारे लिए सही है या फला तर्क हमारे लिए गलत है। तो इस तरीके से आइए हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि प्राय दो विरोधात्मक तर्क दिए जाते हैं। कोई भी समस्या है तो उसमें एक पॉजिटिव आपको पक्ष मिलेगा, सकारात्मक पक्ष मिलेगा, वहीं दूसरा नकारात्मक पक्ष मिलेगा उस चीज़ के अगेंस्ट में, एक फेवर में। ऐसा नहीं कि फेवर वाला सही हो या अगेंस्ट वाला, दोनों भी सही हो सकते हैं और दोनों भी गलत हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक सही हो दूसरा गलत हो। तो ऐसी स्थिति में हमको पहचानना है, चाहे सकारात्मक स्थिति में चाहे नकारात्मक स्थिति में, हमको ध्यान देना है कि ठोस तर्क है या नहीं है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सरकार को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए वेतनमान बराबर कर देना चाहिए। जैसे आप स्कूल्स में देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही कहा जाता है कि हाँ इनकी सैलरी ज़्यादा है, वही प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी कम है। तो वहाँ पे एक लोग तर्क दे रहे हैं हाँ समान काम समान वेतन होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल के टीचर्स पा रहे हैं वही प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी मिलना चाहिए। तो वही दूसरा व्यक्ति जो तर्क दे रहा है नहीं, उनके कार्य करने के तरीके भिन्न हैं। अगर हम ध्यान दें तो सरकारी स्कूल्स में हम उन गरीब बच्चों को या पीछे वर्ग से आए हुए बच्चों को या जिनको जो शोषित वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ साथ तमाम तरीके की अन्य आवश्यकताओं और ज़रूरतों को देखते हुए उस तरीके से वो कार्य करते हैं। तो अगर हम इनकी तर्क की बात करें तो नहीं, उनके कार्य करने का तरीका भिन्न है, तो ये भी एक सॉलिड रीज़न हो सकता है। वहीं दूसरे का भी तर्क है कि हाँ समान काम समान वेतन। तो भाई क्या करना चाहिए, कौन सा निर्णय इस पक्ष के लिए सही होगा और कौन सा निर्णय इस पक्ष के लिए गलत होगा, इस चीज़ को निर्धारित करने का काम हमारा है। तो इस पाठ को समझने के लिए, जानने के लिए हमको पहले यह डिसाइड करना कि तर्क जो है हमारा, कौन सा तर्क सशक्त है और कौन सा तर्क कमज़ोर है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं सशक्त तर्क है क्या, सशक्त तर्क या ठोस तर्क कहते किसे हैं। तो सशक्त तर्क या ठोस तर्क तीन तरीके से हम गेस करते हैं। एक सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। वहीं दूसरा आता है विश्लेषणात्मक सत्य, जो कहीं ना कहीं एक एनालिसिस के बाद हमको मिला हुआ है। और तीसरी आती है अनुभव आधारित। तो भाई ये पहली बात हम करेंगे, सार्वभौमिक सत्य होता क्या है। तो यदि कोई तर्क सार्वभौमिक रूप से मान्य हो, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता और कथन से संबंधित है, तब यह सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। मतलब जो यूनिवर्सली ट्रुथ हो, हर कोई उस चीज़ को वैसे का वैसे ही एज इट इज़ एक्सेप्ट करता हो। जैसे कहा जाता है सूर्य पूरब से निकलता है तो दैट्स इट, वो फैक्ट है। उसी हिसाब से जैसे कहा गया कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हर कोई आज देख रहा है कि हमारे बिना कंप्यूटर के हम अपने कामों को आसान ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो इसको हम सार्वभौमिक सत्य के रूप में देख सकते हैं। वही दूसरी बात आती है विश्लेषणात्मक सत्य। हम अगर ध्यान दें, संसद हुआ या उच्च न्यायालय हुआ या उच्चतम न्यायालय हुआ या जितने भी हायर प्राधिकरण हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, वो अगर कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ठोस लॉजिक होता है, तभी उस बात को रखा जाता है या कहा जाता है। तो इनके जो निर्णय हैं, इनकी जो बातें, इनके जो स्टेटमेंट हैं, अगर उनको तर्क के रूप में दिया जाएगा तो उनको ठोस तर्क हम मानेंगे। जैसे यहीं पे कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन को भारत में मौलिक अधिकार के रूप में लिया गया है। तो चूंकि हमारी संसद ने इस बात को तय किया है, तो अगर ऐसा कहीं पे बात आता है किसी वजह में जिसमें एक तर्क दिया जाए, तो बिल्कुल इसको हम क्या मानेंगे, ठोस तर्क मानेंगे। तीसरी बात आती है अनुभव पर आधारित। यदि कोई भी तर्क अनुभव पर आधारित हो तो वह निश्चित रूप से मान्य होगा। लेकिन अनुभव कहने का मतलब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक का। अनुभव कहने का मतलब हम काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो हम उसको अनुभव आधारित कह सकते हैं। जैसे देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहिए। पहले के समय की समस्याएं क्या थी,
लोग एक जगह से दूसरे जगह पैसे वगैरह को लेके जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे धोखाधड़ी होना, चोरी होना, उस टाइप की चीज़ें थी, जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचाव एक नॉर्मल लेवल पे है, जो कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देना है, लेकिन हाँ सही तरीके से। अब इसके बाद हम देखते हैं कमज़ोर तर्क। कमज़ोर तर्क क्या है? तो कमज़ोर तर्क में जो हम इसको 4 तरीके से अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे अस्पष्ट, जो तर्क दिया जाए उसका कोई स्पष्टता ना हो, उसका कोई सीधा सीधा सही सही अर्थ ना निकल रहा हो, कोई क्लियरिटी ना हो। जैसे आपको देखिए अस्पष्ट तर्क में कहा गया ऐसा तर्क जो अर्थ में स्पष्ट ना हो और दिमाग में संदेह अथवा भ्रम उत्पन्न करता हो, एक अस्पष्ट तर्क की तरह लिया जाता है। जैसे किसी को निश्चिंत होकर खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि कल सबको मरना है। तो एक कोई तर्क नहीं हुआ, एक सही तरीके से उसका कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष नहीं निकला, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है, इस बात के लिए हम बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था अस्पष्ट जानकारी के लिए कि किसी को निश्चिंत होकर खाना खाना चाहिए क्योंकि कल सबको मरना है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। यह क्या हो गया एक आपका अस्पष्ट बात, जहाँ पे तर्क का कोई एक सही मतलब ना निकले कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात सामान्य जानकारी, यदि कोई तर्क यह दर्शाता है कि कथन के किसी बात का तर्क सामान्य जानकारी है तो इस तर्क को अवैध माना जाना चाहिए। जैसे कहा जाए कि धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि उसके एज के लगभग सभी संन्यास को प्रमोट करते हैं कि माने हाँ इस एज में हमको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो एक सामान्य सी बात के आधार पर हम किसी इस ठोस बात को कह नहीं सकते। तो अगर कहीं ऐसा तर्क हो जो कि सामान्य जानकारी पर आधारित हो तो उसे हम कमज़ोर तर्क की तरह ही ट्रीट करेंगे। फिर तीसरी बात आती है विचार आधारित। यदि कोई तर्क निजी सुझाव, निजी सलाह, निजी टिप्पणी आदि पर आधारित है तो इस प्रकार का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनतांत्रिक देश में कुछ भी निजी दर्शाया नहीं जा सकता। निजी कहने का अर्थ है कि मेरे विचार, हम अपने विचार या किसी कोई पर्टिकुलर इंसान एक अपना विचार दे कि नहीं ये कर दिया जाए तो सही होगा, तो ऐसा अगर आपको लगे कहीं तर्क में तो बिल्कुल निजी तर्क को आप बिल्कुल भी सॉलिड तर्क नहीं मानेंगे, उसको कमज़ोर तर्क की संज्ञा दी जाएगी। जैसे कहा गया है नगर की बिजली समस्या का हल करने का एकमात्र उपाय है कि सभी वार्ड के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर लग जाए। तो भाई ऐसा सोचने को तो इंसान ये भी सोच सकता है ना, हर घर में एक एक ट्रांसफार्मर सरकार लगवा दे तो भाई समस्या बिजली की नहीं होगी। तो ऐसे सोचने के लिए कोई उस पर मजबूर नहीं है। तो केवल विचार आधारित जो कि निजी सलाह या निजी विचार हो तो इसको कभी भी ठोस तर्क नहीं एक्सेप्ट करेंगे। चौथी बात निरर्थक, ऐसे तर्क जो स्वीकार्य न हो। जैसे कहा जाए विदेशी पुस्तकों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, विदेशी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो विदेशी पुस्तकें क्या होती हैं? जो कि हमारे ज्ञान का वर्धन करती है, वो चाहे अपने देश में लिखी गई हो चाहे विदेश में लिखी गई हो। तो अगर हम उसको यह कह के कहें कि नहीं वो हमारे धरती का नहीं है, हमारे देश का नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उसको हम ना पढ़ें, तो उससे ये कहना ही क्या हो जाएगा? एक निरर्थक तर्क हो जाएगा। तो ऐसी बातें जो सीधे सीधे निरर्थकता दे, जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उसे हम कमज़ोर तर्क ट्रीट करते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तो ये कोई तर्क या अर्थ नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में जो सबसे खास बातें हैं जिससे हम डायरेक्टली पकड़ सकते हैं किसी तर्क की वैधता उसी तर्क के लिए दिए गए कथन पर आधारित होना चाहिए। तर्क सॉलिड हो, आपके पास तर्क मिला और तर्क ठोस भी है, लेकिन वह उस कथन से संबंधित है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे? यह तर्क सही नहीं है। दूसरी बात, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना तर्क दिए गए तथ्यों के अतिरिक्त किसी और चीज़ पर आधारित कभी नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही हो तर्क भी मेरा उसी बारे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, भले ही वो ठोस हो और चाहे ठोस ना हो। तीसरी बात, यदि किसी तर्क में केवल एकमात्र शब्द जुड़ा हो तो वह तर्क कभी भी सशक्त नहीं होता, क्योंकि ये केवल शब्द क्या देता है? नकारात्मक तर्क देता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम जब बात करते हैं केवल यही एक उपाय है जिससे ये किया जा सकता है, तो ये कभी भी सॉलिड नहीं होगा। तर्क हम अगर दे रहे हैं तो हम अपनी बात को रखते हैं, किसी चीज़ का केवल एक ही उपाय हो ऐसा कहीं कहना ठीक नहीं। तो कहीं भी अगर आपके तर्क में केवल एकमात्र बस यही और कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ आता है तो वह तर्क क्या होगा? कमज़ोर तर्क होगा। दैट्स इट, थैंक यू।